हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं मनीष जी से। और मनीष ने अपने आप को कई जगहों पे प्रूव किया है। उन्होंने अपने बीटेक कंप्लीट किया 2020 में एनआईटी पटना से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना से। बिहार के रहने वाले हैं और साथ ही साथ वो एमटेक भी कर रहे हैं। और लास्ट ईयर उन्होंने ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छा, अंडर 500 में 464 रैंक उन्होंने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अचीव किया था। और इस साल वो और उसको बेटर किए और इस साल उन्होंने एआईआर ऑल इंडिया रैंक 184 अचीव किया है इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो उनका कुछ विजन बहुत ही क्लियर है, उनको क्या एग्जैक्टली करना है, किस सेगमेंट में उनको जाना है। पीएसयू की उनकी प्रायोरिटीज बहुत ही लिमिटेड हैं कि उनको अगर पीएसयूज में जाना है तो केवल एक दो ही पीएसयू सेलेक्ट करके रखे हैं। एमटेक में भी उन्होंने अपने डोमेन को छोड़ के एक ऐसा डोमेन ऑप्ट किया है जिसमें उनको बहुत कुछ न्यू चीजें देखने को मिलती हैं और उसको लर्न करना पड़ता है, फिर उसको सीखना पड़ता है, फिर कॉम्पिटिट करना पड़ता है। तो इन सब चीजों से आप क्या लर्न करते हो आज आपको देखने को मिलेगा। तो इस इंटरव्यू को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मत देखिएगा कि मनीष ने रैंक अचीव किया है तो कैसे अचीव किया है, इसलिए इंटरव्यू मत देखे। इंटरव्यू का मतलब होता है, एक इंटरेक्टिव सेशन का मतलब होता है कि आप किसी की लाइफ से एक इंस्पिरेशन लो कि व्हाट ही हैज डन। रैंक के अलावा भी बहुत कुछ करता है इंसान। रैंक लाने के लिए कितनी मेहनत लगती है उसको सीखिए। रैंक के लिए कितना पैशनेट कोई होता है, अपने गोल के लिए कितना फिक्स्ड रखता है अपने आप को कि मेरा गोल सेट पॉइंट है। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप खुद से डिसीजन कितने ले सकते हो। हर वक्त आपका डिसीजन अगर डिपेंडिंग होगा मेरे ऊपर, मेरे से पूछोगे, मम्मी पापा से पूछोगे, भाई बहन से पूछोगे, दैट इज गोइंग टू वेरी वेरी ब्रूटल थिंग। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस इंटरव्यू में आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एमटेक के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद आपका बीटेक में किस तरीके से चीजें इंगेज की जाती हैं, ड्रॉप ईयर को कैसे इंक्लूड किया जाता है, आपके प्रेफरेंसेस को कैसे सेट किया जाता है, प्रिपरेशन में क्या कमियां रहती है उसको दूर कैसे किया जाता है। तो आज हम मनीष के साथ ये सारे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मनीष, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने थैंक यू सर। लास्ट टाइम भी बहुत बढ़िया आपने किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और इस ईयर आपने और अच्छा इंप्रूवमेंट किया। एंड राइट नाउ यू आर एट द पोजीशन ऑफ द 184 ऑल इंडिया रैंक इन डबल ई। तो जिस दिन रिजल्ट आया आपको कैसा लगा मनीष? जिस दिन रिजल्ट आया आपको कैसा लगा था? सर एक्चुअली मैंने रैंक प्रेडिक्टर पे पहले ही चेक कर लिया था जो मेरे रैंक कितने आ रहे हैं, तो उसमें मेरे 72 मार्क्स 72 मार्क्स शो कर रहे थे, तो उसमें मेरे रैंक 250 के अराउंड बता रहा था। बट जब मैंने एक्चुअल रिजल्ट देखा तो उसमें 2 मार्क्स बढ़ गए थे, तो ओके। थोड़ा वैसे मुझे लगा जो 300 के अराउंड रैंक आएगा, लेकिन 184 लगा, तो वो तो थोड़ा एक्साइटिंग था जो मुझे 184 रैंक मिले था, कि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था ओके ओके ओके। तो में रात में ही आएंगे। आपने चेक कर लिया था रिजल्ट? रात में ही आपने चेक किया था, रात में ही आ गया था रिजल्ट? नहीं, एक्चुअली मैंने एमटेक ज्वाइन कर लिया था, तो मुझे वैसा कुछ एक्साइटेशन था नहीं इस बार हम्म के रैंक से। तो हम्म। उस कारण से मैंने सुबह चेक किया था 8-9 बजे के करीब रैंक। ओके ओके। तो फिर घर वालों का क्या आपने इन्फॉर्म किया, तो उनका उनका कैसा रिएक्शन था आपके इस अचीवमेंट पे? घर वाले को तो खुशी मिला, तो वो पूछ रहे थे अब क्या करोगी रैंक लाके, एमटेक तो ज्वाइन कर लिए तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब क्योंकि आप एमटेक छोड़ोगे या जो। एमटेक भी आप आईआईटी से ही कर रहे हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना से ही आप कर रहे हो, तो दैट इज अ वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट। और बीटेक भी आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना से किया हुआ है, दैट इज अगेन अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट। तो ऑब्वियसली घर वाले भी बिल्कुल सोचेंगे मतलब कि अब रैंक लाके लड़का क्या करेगा, मतलब ऑलरेडी ही इज डूइंग एमटेक फ्रॉम आईआईटी। तो एक एक फिर भी एक वो होता है, मतलब आपकी एक इंटरनल खुशी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लास्ट ईयर आप 464 पे भी आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही थी, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। तो आपको क्या चीज मोटिवेट किया, क्योंकि आप जब 464 लास्ट ईयर आप ला चुके थे ये 2021 में, और आपको वहां पे मुझे जितना बताया गया है, जितना आपने बताया मेरे को, कि आपको वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उस रैंक पे भी मिल रही थी लास्ट ईयर भी, इवन आप एक दो जगह सेलेक्ट भी हो चुके थे और आपने ड्रॉप आउट भी कर दिया उस यस चीज सर। को। देन व्हाई यू हैव स्टार्टेड दिस? मतलब पहले तो ये बताइए कि लास्ट ईयर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिली थी उस रैंक पे 464 पे। देन व्हाई यू हैव ऑप्टेड कि मैं अगेन गेट गेट एग्जामिनेशन में लिखता हूं, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करिए। एक्चुअली पिछले ईयर तो मुझे
ऊपर का 1-2 आईआईटी छोड़ दिया जाए, बॉम्बे, आईआईएससी, दिल्ली और मद्रास, उसके अलावा मुझे सब जगह से ऑफर आए थे, ओके। जैसे आईआईटी खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, इंदौर, बट मुझे वीएलएसआई ही लेना था, कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, तो वहाँ कोड थे और जस्ट मेरे साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट सीएसई में 15 लाख 17 लाख इतना पैकेज पे चले गए, तो थोड़ा एक फील होता है जो सेम कॉलेज में पढ़ने वाले कोई 15-17 लाख का पैकेज ले रहा है और हम लोग का पैकेज 5 लाख 6 लाख। तो इसलिए मैंने सोचा इस बार अगर एमटेक करूंगा तो भले कॉलेज थोड़ा लोअर हो, लेकिन डोमेन बहुत अच्छा होना ब्रांच चाहिए। अच्छा ब्रांच अच्छा होना चाहिए। तो इस कारण से मैंने वीएलएसआई ऑप्ट किया। ओके। तो उसके बाद मैंने पूरा मन बना लिया था वीएलएसआई करने, लेकिन अंदर से आ रहा था मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, 500 के अंदर रैंक हो, थोड़ा मतलब अच्छा रैंक लाने का मन कर रहा था। ताकि पहले मैंने तैयारी इसलिए स्टार्ट किया था कि मैं पीएसयू जा सकूं, तो बाय प्रोडक्ट था, सिचुएशन कुछ खराब हो गए थे तो एमटेक लेना पड़ा। तो मैंने पूरा एमटेक पे फोकस था, तो अक्टूबर नवंबर तक आया, तो फिर दिसंबर में ब्रेक था, विंटर ब्रेक सेमेस्टर के बाद। तो मेरी तैयारी पिछले साल बहुत अच्छे थे, तो थोड़ा मिस्टेक की वजह से मेरा ड्राइंग 464 तक स्लाइड हो गया था, तो मुझे सब कुछ ध्यान ही था प्रॉपर, तो मैंने बस प्रीवियस ईयर बुक लगाया था जेनिक का, जो 2 वॉल्यूम आता है, करेक्ट, वो लगाया था। उसमें भी 3-4 सब्जेक्ट में छोड़ दिया था, जैसे एनालॉग, डिजिटल, मेजरमेंट, ये सब का प्रीवियस ईयर नहीं लगाया था। मेरे प्रीवियस ईयर 30 डेज के अराउंड लग गए थे, फिर 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो गया था, तो मेरे लगभग पूरा सिलेबस रिवाइज हो गए थे 30 डेज के अराउंड। तो फिर जो भी टाइम बचता था रात को, तो मैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट सीरीज देता था और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था। अराउंड इतनी, और यही मेरा इस साल का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहा, मतलब 2022 के लिए। तो मतलब क्योंकि ऑलरेडी आप एक अच्छे जोन पे आप ऑलरेडी थे, आप वेल प्रिपेयर्ड थे पहले से भी, आपने सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखे थे, तो आपको एक फाइनल टचअप देने की नीड थी। और शायद आपको अगर नवंबर भी मिल गया होता प्रॉपर तरीके से, नवंबर एंड दिसंबर दोनों मंथ अगर मिल गए होते, तो मुझे लगता है कि आप और बेटर पोजीशन पे आप अपने आप को देख पा रहे होते इस वक्त पे। यस सर। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपका टच नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर ऑलरेडी वो एक अच्छी रैंक पे थे, मनीष एक अच्छी रैंक पे थे, लेकिन उन्होंने अपने टच को नहीं छोड़ा, टच अपना मेंटेन रखा, सब्जेक्ट्स को बहुत वेल प्रिपेयर कर रखे थे। सिर्फ उनको 1-2 महीने की जरूरत थी जिसमें वो अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर लिए थे, जो उन्होंने उससे पहले वाले गेट एग्जामिनेशन में किया था, और जस्ट उसको थोड़ा सा उनको सही करना था, और एक बार थोड़ा सा एक रिवीजन मोड रखना था अच्छा सा, जिसके लिए उन्होंने सही तरीका अपनाया, जिसमें उन्होंने PYQ को ऑप्ट किया और दूसरा ऑप्शन उन्होंने टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट किया। तो उसकी वजह से आज वो 184 पोजीशन पे है, लास्ट ईयर 464 पोजीशन पे। लास्ट में वो 4 नंबर आपके साथ ट्रेवल कर रहा है ना, 464 एंड 184, तो 4 नंबर आपके लिए शायद लगता है बहुत लकी है, वो 4 नंबर लगातार लकी नंबर है सर। तो लास्ट ईयर आपने PSUs के लिए नहीं ट्राई किए थे मनीष? लास्ट ईयर गेट जो आपका 464 रैंक जब था आपका? यस सर, मैंने सब PSU में अप्लाई किया था, IOCL का इंटरव्यू भी हुआ था, लेकिन उसमें भी मेरे अगर 0.33 मार्क्स ज्यादा रहते तो मैं IOCL में सिलेक्ट हो जाता पिछले साल। ओके। तो इसका मतलब ये है कि आपको PSU IOCL जैसे ऑर्गेनाइजेशन से भी लास्ट ईयर भी कॉल आई थी आपको, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी, और उम्मीद करते हैं कि मतलब कि तो इस साल आपका, क्योंकि ऑलरेडी आप एमटेक कर रहे हो राइट नाउ, IIT पटना से VLSI डिपार्टमेंट में आप कर रहे हो, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आप बहुत स्पेसिफिक थे कि मुझको VLSI ही चाहिए, थोड़ा कॉलेज में कंप्रोमाइज आप कर लिए, इट्स ओके, लेकिन आपको VLSI मिला, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो इस बार आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है, अब आप क्या सोच रहे हो कि IR 84 जब आपने अचीव कर लिया है, तो अब आपके मन में क्या चल रहा है कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है इस रैंक के लिए? एक्चुअली अगर मुझे IOCL और PGCL से अगर कॉल आते हैं तो मैं यहाँ जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। नहीं तो आप एमटेक को अपना कंटिन्यू रखोगे, कंटिन्यू करें। मतलब बहुत स्पेसिफिक आप हो PSUs के लिए, मतलब IOCL एंड PGCIL। तो इसके पीछे कोई रीजन है मनीष, मतलब कुछ रीजन आप बताना चाहोगे ऑडियंस को, इसके पीछे कोई लॉजिक है या कोई रीजन है? एक्चुअली इसके पीछे रीजन यही है, जो इससे हायर PSUs हैं, जैसे पोसोको, वो तो मिलने से रहा मुझे, और जो इससे थोड़ा लोअर PSUs हैं उसका थोड़ा सैलरी इससे कम है, तो मैंने मिड टाइप का मेरा रैंक है, एवरेज टाइप का, तो इसलिए मैंने एवरेज टाइप का PSU
ओके, बहुत अपनी क्लियर मनी कट, चूज आपने करके अच्छी रखा है। अच्छी खासी रिसर्च कर रखा है कि मतलब मैं जिसमें मेरे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तो मैं उसके लिए अपने प्रेफरेंस लिस्ट को क्रिएट कर रखा हूं, तो दैट्स व्हाई यू हैव क्रिएटेड फॉर द यस सर। आईओसीएल एंड पीजीसीआईएल। तो हम लोग उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपकी ये सोच कन्वर्ट हो पाए और आप इन दोनों में से किसी एक पीएसयू में जरूर बहुत जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे, तो ऐसे हम लोग आशा करते हैं। लेकिन यहाँ पे मनीष, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, जब आपने पहली बार गेट के बारे में सोचा तो यस सर। आपने अपनी प्रिपरेशन मोड में किस तरीके से अपने आप को एंगेज किया? क्योंकि आपने 2020 में आपने एनआईटी पटना से आपने बीटेक अपनी कंप्लीट किया, उसके बाद फिर आप हमारे यूजर भी रह चुके हो, फुल कोर्स यूजर भी, पेन ड्राइव यूजर भी रह चुके हो। तो अपनी प्रिपरेशन को मैक्सिमम कितना समय आपने दे पाए थे प्रॉपर एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए, और जेनिक के कोर्सेज से कितनी हेल्प आपको मिल पाई, उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताइए। एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट किया था मार्च 2020 में, जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था। ओके। मैंने फर्स्ट फर्स्ट या 5 मार्च के अराउंड मैंने पेन ड्राइव कोर्स लिया था 2020 में। हम्म। तो मैंने प्रॉपर पूरा लेक्चर देखा, उसमें एक दो सब्जेक्ट का लेक्चर छोड़ के जो इजी सब्जेक्ट थे जैसे कंट्रोल नेटवर्क, ये हम्म। सब तो कॉलेज के हम्म। ड्यूरेशन आपने में मैं पहले प्रिपेयर कर क्लियर रखे था। थे। हम्म। हाँ। हम्म। तो मैंने फालतू का टाइम उस सब में नहीं वेस्ट किया, जैसे हम्म। मैथ एफटी ये सब में मैंने नहीं वेस्ट किया। मेनली कोर सब्जेक्ट पे फोकस किया, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और हम्म। मशीन्स। और उसके हम्म। अलावा मेरे एनालॉग डिजिटल ये सब बहुत वीक थे। तो हम्म। चंदन गुप्ता तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर है इंडिया के, लगता है मुझे इसी के लिए। तो बिल्कुल। वो बहुत क्लियर आइडिया मिला मुझे एनालॉग और डिजिटल। मेनली एनालॉग और डिजिटल जो इलेक्ट्रिकल डोमेन में होते हैं उसका बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। तो और जो भी टीचर पढ़ाते हैं अलग जगहों पे, वो ईसीओ डबल ई को कंबाइन करके बहुत वास्ट सिलेबस बन जाता है। करेक्ट। तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है एनालॉग और डिजिटल कवर करना, वो तो मशीन से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो हाँ, जाता बहुत है। कॉम्प्लिकेट हो जाता है, यस। हम्म। तो चंदन सर का जो था वो बहुत क्लियर कट पढ़ाए थे, जो कि बहुत हेल्पफुल रहा, क्वेश्चन भी लग गए थे। हम्म। तो मैंने अगर सितंबर अक्टूबर तक के अराउंड मैंने सिलेबस कवर कर लिया था हम्म। पिछले साल। हम्म। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर लगाए अच्छे से, हम्म। जो भी जेनी के दो थे, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। हम्म। और उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किया था, हम्म। पार्ट टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट। हम्म। हम्म। और मैंने 20 दिसंबर के अराउंड 2020 से फिर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किया। और उसके बाद लास्ट तक फुल लेंथ देते रहा। और मैं शॉर्ट नोट्स रेडी सबका करके रखा था, तो लास्ट टाइम मैं ओनली शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था और टेस्ट सीरीज देता था। टेस्ट सीरीज और एंड जो भी शॉर्ट टेस्ट नोट्स को सीरीज में मिस्टेक लास्ट टाइम में आपने रखा था, अपने दिसंबर और जनवरी लास्ट में टाइम आपने रिवाइज लिया। किया, और जो भी ओके। मिस्टेक्स रह गए थे उसको मैं धीरे धीरे रेक्टिफाइड करते गया लास्ट टाइम। मेनली मेरी जो भी प्रिपरेशन है वो मेहनत मेरी 2020 से 2021 की है। इस बार तो बस ऐसे फाइनल टच था हाँ, मेरा, फाइनल टच बस आपने थोड़ा सा दिया। रिवाइज करके देना। नहीं तो वो भी जो भी ये तभी हो पढ़ पाएगा, वो तभी हो पाएगा जब आप एक अच्छे तरीके से कोई चीज आप प्रिपेयर करके रखे हुए होते हो, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। अदरवाइज यस, लोगों को। वही मेनली 2020 से 21 के अराउंड का मेहनत मेरा काम आया इस बार। हाँ, दैट इज वेरी नाइस, क्योंकि मेहनत तो कभी भी काम आती है, एक साल बाद कभी कोई, कभी यस कभी सर। 2 साल बाद काम आती है। कोई भी चीज आप स्टडी करते हो तो कहीं ना कहीं उसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलता है। मनीष, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जब भी एक स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसके साथ जब एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद 2-3 महीने बाद जो सब्जेक्ट आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, जो पढ़े थे सबसे पहले, वो सब्जेक्ट दिमाग से निकल सा यस सर। जाता है, मतलब वो याद नहीं रहता माइंड में। तो उसके लिए आपने इन सब चीज़ों को कैसे टैकल किया? आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? आप ऑलरेडी एमटेक भी कर रहे हैं, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तो बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे, उस चीज़ को कैसे वो कोप अप करें? मेनली मैं जो ही सब्जेक्ट को पढ़ लिया, मेरा पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाता था, तो मैं उसके साथ साथ उसका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेता था। हम्म। 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 तो वो, तो जब भी मैं जैसे प्रिपरेशन के दौरान मैं 10 दिन 20 दिन पे कोई भी रैंडम सब्जेक्ट का पार्ट टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट देते रहता था, तो मेरा ये विजन रहता था, मेरा कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन वाला कौन रहता था, जो हम्म। मैं बिना रिवीजन किए पहले टेस्ट सीरीज दे दिया कोई भी पार्ट टेस्ट। और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं रिकॉल हो पाए वो मैं टेस्ट शॉर्ट नोट से देखता था। काहे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट गेट में ऐसे आते हैं जो कि मतलब पहले नहीं पढ़े होते हैं, तो मैं बिल्कुल। हर समय ऐसा ये सोचता था जो मैं
क्वेश्चन देख के बस कॉन्सेप्ट रिकॉल कर पाऊँ। तो मेरा हर हमेशा यही रहता था, जो एक बार पढ़ने के बाद ओनली पार्ट टेस्ट या सब्जेक्ट टेस्ट देना, और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट वहां नहीं बन पाए वो मैं कॉपी पलट के देखता था। ओके, अपने नोट से फिर उसको चेक करते थे कि इसमें और क्या यस चीजें। सर, और उसके बाद भी अगर कोई नहीं रहा तो मैं थोड़ा एक्चुअल नोट्स पे भी जाता था, थोड़ा मैं डेरिवेशन बेस्ड स्टडी किया, ये नहीं जो फॉर्मूला याद फॉर्मूला कर लिए, बेस्ड। फॉर्मूला के ओके। थ्रू क्वेश्चन बन गए, क्योंकि गेट में वैसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं जो ओनली फॉर्मूला बेस्ड हाँ, रहते नहीं हैं बनते। क्वेश्चन, तो अगर इसलिए ऐसा मैंने होता तो फिर सभी फॉर्मूले रट के जाते और गेट में मार्क्स आ जाते सभी के। इसलिए मैंने थोड़ा एनालिटिक बेस्ड स्टडी किया था। मुझे फॉर्मूला तो बहुत के याद भी नहीं है, नहीं, जरूरी जस्ट नहीं मैं है वही इतना फॉर्मूला। हम्म। मेनली मैं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ज्यादातर फॉर्मूला वही डिराइव करता हूँ, ओके। और जो बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं उसी को याद करके रखता हूँ। दैट इज इम्पोर्टेंट। और आपको ये पता भी होना चाहिए कि किसी भी चीज को अगर आप एंड रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हो तो उसका प्रोसेस भी जानना बहुत जरूरी है। यस सर। प्रोसेस नहीं पता होगा तो एंड रिजल्ट याद करके रखा जाएगा तो क्वेश्चन में थोड़ा भी तो डेविएशन गेट में क्रिएट क्वेश्चन होने की बनते ही नहीं है अगर हम्म, प्रोसेस पता नहीं हो, तो वही तो करेक्ट। इतना ही एनालाइज कर पाया था। प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक गेट एग्जामिनेशन। इस तरीके के जितने एग्जाम होते हैं उनके लिए प्रोसेस जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ये थोड़ा सा काम करता है, जैसे जूनियर इंजीनियर जैसे एग्जाम्स में ये काम कर जाता है कि आपको फॉर्मूला एग्जैक्टली पता है तो आप पुटअप करके यस सर। आप आंसर कर सकते हो। बट एक अच्छे मतलब जो टेक्निकली काफी साउंड पेपर जिनके होते हैं, जैसे गेट जैसा एग्जामिनेशन हो गया या इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसे यस सर। एग्जामिनेशन हो गया, इंजीनियरिंग इनके लिए सर्विस, यस। बहुत अच्छा, बहुत थॉरो स्टडी करना पड़ता है, तभी जाके इनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। व्यू हाँ, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी होता है। तो ये चीजें आपने बहुत अच्छे से इंगेज किया। तो आपने लगभग आपने एक चीज और भी ऐड किया कि अगर कोई सब्जेक्ट आपने बीटेक में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, जो कि बहुत रेयरेस्ट बच्चे होते हैं, आपने अच्छा पढ़ रखा है लेकिन 90% बच्चे कुछ भी बीटेक में नहीं पढ़ के आए हुए रहते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स में आपने टाइम अपना बचा लिया। जैसे आपने कंट्रोल सिस्टम अपना पूरा यस सर। टाइम बचा लिया, आपने नेटवर्क थ्योरी में पूरा टाइम बचा लिया, नेटवर्क, आपने मैथ्स में बचा लिया अपना इंजीनियरिंग पूरा मैथ्स में, ना। तो क्योंकि आपने बहुत अच्छे से एप्टीट्यूड ये में। सब्जेक्ट आपने अच्छे से ऑलरेडी सेमेस्टर में पढ़ रखे थे, आपको कोर, एनालॉग, डिजिटल जो सब्जेक्ट्स आपके लिए थोड़ा सा साउंड नहीं थे उसको आपने बेटर बनाया, तो यस सर। इसलिए शायद आपका टाइम भी काफी सेव हुआ और आप बहुत अच्छे तरीके से उसको एंगेज करके ले पाए। लेकिन आपको भी पता है कि एक जो नॉर्मल बच्चा होता है, एक नॉर्मल बच्चा जिसको ये कोचिंग की दुनिया ने पहले ही उसको साबित कर दिया है कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, जिसको बोलते हैं प्राइवेट कॉलेज के बच्चे, ठीक है, कोचिंग की यस इंडस्ट्री ने सर। उसको पहले ही क्लियर कर दिया कि तू सबसे बेकार बच्चा है। ओके, तो ये बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, स्पेशली नोट्स को लेके, स्पेशली शॉर्ट नोट्स को लेके। तो उनके लिए आप सबसे बेसिक सलाह क्या देना चाहेंगे, मतलब उनको किस तरीके शुरुआत अपनी करनी चाहिए? क्योंकि वो जो स्टूडेंट होते हैं उनको हर जगह से ना बड़ी शेमिंग लैंग्वेज उनको सुननी पड़ती है, जैसे उन्होंने कोई पाप कर दिया, उन्होंने प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लिया यस है सर। तो ना। यस मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई ये बोलता है कि कंपैरिजंस क्रिएट करता है कि तुम एनआईटी से हो, तुम प्राइवेट कॉलेज से हो, तुम आईआईटी से हो। अरे उससे आपको क्या लेना देना है, कोई आईआईटी से, एनआईटी से, प्राइवेट कॉलेज से? ही इज एन स्टूडेंट, दैट्स इट। और आपके लिए स्टूडेंट बराबर है। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे जिसको इस पूरी दुनिया में, स्पेशली कोचिंग्स ने उनको एक दे दिया है, आप सबसे थर्ड क्लास बच्चे हो? तो उन बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? उनका मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप सबको सबसे ज्यादा एक्चुअली फॉलो यही बच्चे करते हैं। आप सभी रैंकर्स को सबसे ज्यादा अगर बच्चे कोई फॉलो करते हैं ना, तो यही बच्चे फॉलो करते हैं जिन बच्चों को कोचिंगों ने एक नाम दे दिया है कि सबसे थर्ड क्लास कैटेगरी में आते हैं। एक्चुअली आप लोगों को फॉलो वही लोग करते हैं। ओके, तो उनके लिए आप बताइए कि वो स्टूडेंट क्या करें। उनका मोटिवेशन लेवल डाउन होता है, उनके कॉलेज में उतनी अच्छी स्टडी नहीं होती है, उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती है, उतना अच्छा वो कंपटीशन पहले देख के नहीं आए रहते हैं जितना आप लोग देख के आए रहते हो। जैसे आपने बहुत मेहनत करके 12th में आपने कंपटीशन क्लियर किया, तभी जाकर आप एनआईटी पटना में आप पढ़ाई कर रहे हो। ओके, तो यस सर। उनके लिए आप प्लीज बताइए, क्योंकि आप जैसे लोगों का उनके लिए बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग उनके इंस्पिरेशन हो। तो आप लोग बताइए उनको क्या करना चाहिए, वो कैसे अपने आप को स्टेबल करें? सबसे पहले तो मेन प्रॉब्लम सर है जो अपना लोगों को अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानना। करेक्ट। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स अगर
प्राइवेट कॉलेज में है, तो इसका ये मतलब नहीं वो ब्रिलियंट नहीं हुआ, हो सकता है वो 12th में ध्यान ना दिया हो अपने कोर्स करिकुलम पे, तो जिस कारण से वो लोग प्राइवेट कॉलेज जाते हैं। बिल्कुल तो सबसे पहले उन लोग को ये डिसाइड करना चाहिए जो मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी डेवलप कर सकता हूँ कि नहीं। नहीं तो इसके अलावा और भी ऑप्शन है, जैसे वो कोडिंग फील्ड में जा सकते हैं, आईटी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। और अगर वो उन्होंने डिसाइड कर लिया, जैसे उन लोग को जैसे गेट की तरफ आना है, तो गेट के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छा होना। तो कॉलेज के दौरान उन लोग का ऐसा होना चाहिए जैसे जो आसान सब्जेक्ट है, और आसान है बट स्कोरिंग है, जैसे नेटवर्क, कंट्रोल, ईएमएफटी, एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो उन लोग को ये सब सब्जेक्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि अगर वो कॉलेज के 3rd ईयर या 3.5 ईयर्स तक ये सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, तो उनके पास बहुत एक एक्स्ट्रा एज रहेगा और स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, ये सब क्लियर करने में। और जहां तक मुझे लगता है बस लोग एक हवा बना दिए जो मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, ये सब थोड़ा ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट है। मेनली जहां तक मैं एनालाइज किया हूँ, ये तीनों सब्जेक्ट बस थोड़ा वास्ट है, तो क्वेश्चन तो इसमें भी आसान ही आते हैं, या मेनली प्रोसेस बेस्ड ही क्वेश्चन रहते हैं इसमें भी। और जहां तक बात है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा ट्रिकी है, और सब तो उतना कुछ खास ट्रिकी नहीं लगता है। तो मेनली लोगों को वही करना चाहिए जो सबसे पहले तो ये लोग डिसाइड कर लें जो इन्हें गेट करना है या नहीं करना है। उसके बाद अगर डिसाइड कर लिए गेट करना है, तो ये अपने आप को इम्प्रूव करें, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये सब डिसाइड करें। इन दैट केस में जो आज का जो समय चल रहा है, आज का जो वक्त है, उसमें आपको भी पता है बहुत अच्छे तरीके से पीएसयूज की सीट्स कम हुई हैं। ओके, तो राइट नाउ बच्चों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, तो हम आप जैसे टॉपर्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं इस चीज के लिए, कि आज बच्चा ये कहता है कि सर मैं मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर गेट की तैयारी करके क्या ही कर लूंगा मैं, मुझे प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है कि गेट की क्या इंपॉर्टेंस है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, उसको देना क्यों जरूरी है, या कोई 4-5 लाख की जो नौकरी मिल रही है उसको कहीं ना कहीं या तो कॉलेज के प्लेसमेंट के थ्रू या कहीं वो खुद अप्लाई कर रखा, क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद 99% लोगों को 4 to 5, 4 to 6, 4 to 7 lakhs की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है जो सैलरी पैकेज मिलता है। कुछ ही बच्चे होते हैं जिनको 10+ पैकेजेस मिलते हैं, 20+ पैकेजेस मिलते हैं, और उसके लिए आईआईटीज और अच्छे एनआईटीज में इस तरीके के पैकेज मिलते हैं, और कहीं बीआईटी मिल सकता है पैकेज इस तरीके, वेल्लूर मिल सकता है इस तरीके के पैकेज, ट्रिपल आईटीज में इस तरीके के पैकेज मिल सकते हैं। बट 99% जो इंजीनियरिंग है स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 99% का जो कवरेज हो और कॉलेजेस हैं, ये कवरेज केवल 1% का कवरेज है जो एनआईटीज, आईआईटीज इन सबको कवर करता है। 1% ऑफ द इंजीनियर्स को कवर करता है कॉलेजेस। तो उन बच्चों को पैकेजेस भी आपको क्लियर है, प्राइवेट सेक्टर लगभग इतने मिलेगा, लाइक इन्फोसिस, लाइक टीसीएस, लाइक फिक्स कंपनीज है, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, यही 3-4 कंपनी है, कैपजेमिनी, ये चार कंपनीज ऐसी हैं जो हर कॉलेज में 100 बच्चा, 200 बच्चा, 300 बच्चा वो लेके जाती है। इवन जो हमारे इलाहाबाद का शंभूनाथ जैसे कॉलेज भी हैं जिनको कोई मतलब इतना ज्यादा रेपुटेशन नहीं दिया जाता है, उन कॉलेजेस में भी कंपनीज आती हैं और 100-100, 200 बच्चे लेके जाती हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि गेट की आवश्यकता ज्यादा है कि ऐसी कंपनीज को ज्वाइन कर लेना इज वेरी नाइस? आपका क्या कहना है इस टॉपिक पर? मेनली सर ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। जैसे किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है किसी के घर का फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। ऊपर से बहुत लोग ये चाहते हैं जो नहीं, मुझे न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं डेवलप करना है, मुझे जल्दी जॉब चाहिए, तो वो भी उधर जा सकते हैं। लेकिन गेट का इंपॉर्टेंस उसके बाद आ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को प्राइवेट सेक्टर में ही बहुत आगे जाना है, तो उनके लिए भी गेट मेनली प्राइवेट कॉलेजेस के लिए तो एक वरदान साबित हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो एक गलती कर चुके होते हैं 12th के अराउंड, उनके पास एक ऑप्शन होता है जो हायर आईआईटीज या फिर हायर एनआईटीज में जाके अपने आप को फिर से राइट आंसर यू आर गिविंग कि देयर इज एन अनदर अपॉर्चुनिटी टू मेक थिंग्स करेक्ट। जो आपसे मिस्टेक हुई है उसको अगेन आप करेक्ट कर सकते हो। और मनीष आपने एक पॉइंट यहाँ पे रखा है, पॉइंट ऑफ व्यू ना, पॉइंट ऑफ व्यू जो वर्ड होता है। मैं आपसे ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आई थिंक यू आर मेच्योर इनफ, बिकॉज यू आर डूइंग एमटेक ऑल्सो, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग ऑल दिस थिंग्स। और आप युवा हैं और आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज बच्चों के तो पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है, उनके पास तो पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है ना, मतलब कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे होते हैं उनके पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है। दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग एवरी टाइम ना व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू डू।
ओके, यू हैव वो सीन। मेनली दूसरे से पूछने में जाते हैं जो एग्जैक्टली, क्या मुझे करना है, क्या करना है। हाँ और किसी एग्जैक्टली, ने बता दिया चलो ये करना है तो पूछते हैं कैसे करना है। ओके। तो जैसे जैसे डिसीजन आपने कैपेबिलिटी आपने होने। अपने डिसीजंस क्लियर कर रखे ना कि यू हैव टू गो फॉर दिस वन, यू हैव ऑप्टेड फॉर द वीएलएसआई इन आईआईटी पटना, और आप एकदम क्लियर हो अपने विजन के लिए, आपको 10 लोगों से पूछने की नीड यस, नहीं पड़ी, आपने खुद रिसर्च किया इन सब चीजों पे। बट मोस्ट ऑफ द यस सर, स्टूडेंट तो मतलब एवरीवेयर इज आस्किंग अबाउट व्हाट आई हैव टू डू, मैं क्या ज्वाइन कर लूं 3.5 लाख का पैकेज, मैं गेट की छोड़ दूं क्या यस प्रिपरेशन। सर, तो पॉइंट ऑफ व्यू तो बच्चों के पास है ही नहीं। मैं इसीलिए आपसे के सामने क्वेश्चन पुट अप किया कि ऐसी पब्लिक को आप एड्रेस कर रहे हो, जो बच्चे आपको देख रहे होंगे, उनके बारे में आप बताइए कि गेट की उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही नहीं, उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। यस सर। पॉइंट ऑफ व्यू उनके पास होता तो वो खुद डिसाइड कर लेते मुझे गेट की प्रिपरेशन करना है, मुझे जॉब में जाना है, मुझे कहां जाना है। ओके, दैट्स वाई यू गाइज हैव टू गाइड देम प्रॉपरली कि गेट क्यों इंपॉर्टेंट है, और 3.5 से लेके 5 लाख का पैकेजेस ज्यादा उनके लिए रोल प्ले करेगा कि उनके लिए गेट आपका एग्जामिनेशन रोल प्ले करे। इसके ऊपर प्लीज आप बच्चों को गाइड करिए थोड़ा सा, मनीष। मेनली सबसे बड़ा बात ये होता है लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम्म। जहां तक बात है लोग चाहते हैं जो अगर कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट लगा नहीं लगा, अगर नहीं लगा तो फिर आगे क्या होगा, फिर हम्म। गेट में क्या होगा। मेनली सबसे पहले जहां हाई रिस्क होता है वहीं कुछ मिल पाता है, नहीं तो वही एवरेज लाइफ जीना पड़ता है 3.5 लाख 6 लाख दैट्स अराउंड। तो करेक्ट। अगर सबसे पहले वही लोग डिसाइड कर ले उन्हें क्या करना है, अगर उन्होंने सोच लिया गेट करना है तो गेट के पास भी दो रास्ते खुलते हैं, या तो वो पीएसयू के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में चल जाए, वो भी वन ऑफ द बेस्ट है। और हम्म। उसके बाद अगर वो इनफैक्ट अगर उससे बात जैसे एक तो गेट का तैयारी करना बहुत लोग के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल। शायद ही बहुत कम स्टूडेंट्स के कॉलेज के साथ रैंक ला पाते हैं, तो हम्म। उनके लिए उनको एटलीस्ट 1 ईयर गैप देना पड़ता है, तो वो एक बहुत टॉर्चरिंग हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल। ईयर गैप में बैठना। तो वो हम्म। अगर वो डिसाइड कर ले कि उन्हें क्या करना है, अगर उनको रिस्क लेना है तो 1 ईयर गैप ले सकते हैं। हम्म। उसके बाद इनफैक्ट अगर 700 800 भी रैंक लाने के बाद बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं विदाउट पीएसयू। अगर पीएसयू नहीं है तो अगर वो 2 साल मेहनत करें किसी हम्म। भी हम्म। आईआईटीज में, या फिर इनफैक्ट हायर एनआईटीज 7 8 एनआईटीज में भी जाके वो अगर सही से मेहनत करें तो उनका फिर लाइफ अच्छे से चेंज हो सकता है, जिसे 14 लाख 15 लाख के अराउंड वो लोग आराम से पैकेज हम्म। उठा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें यही सोचना पड़ेगा कि उन्हें कैसा लाइफ चाहिए। मेनली आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, और दूसरी चीज, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस। आपका जो मैं जितना मैं कंक्लूड कर पाया इस पॉइंट को, मेरा कंक्लूजन ये निकला आपकी बातों को समझ के, कि अगर आप मतलब कि अगर 3.5 से लेके 5 6 के ही पैकेज पर अगर आप अभी बीटेक के बाद जाना चाहते हो, तो बेटर देन प्रिपेयर फॉर द गेट एग्जामिनेशन, डू एमटेक। ठीक है, इससे बेटर चांसेस आपको देखने को मिलेंगे, आप हायर स्टडीज जा सकते हो। यू विल हैव डेफिनेटली अ टैग ऑफ आईआईटीज, टैग ऑफ एनआईटीज, और उसका आपको बेनिफिट जरूर आगे आपको मिलेगा। ऐसा कभी मत सोचना कि आगे उसका लाइफ में बेनिफिट नहीं मिले। मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज इट्स इंडिया, और इंडिया में बहुत बहुत फायदा मिलता है एक अच्छे इंस्टीट्यूट का आपके साथ अगर ट्रेवल करता है टैग, तो बहुत इंपॉर्टेंस आपके लिए हो जाता है। यहां पे एक चीज मैं आपसे मनीष एक क्वेश्चन और पूछूंगा, थोड़ा ऑफ ट्रैक क्वेश्चन है, लेकिन आपसे जानना चाहें, क्योंकि आप लोगों से मैं आजकल सभी युवा से पूछता हूं ये सब क्वेश्चंस, क्योंकि थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होता है, लेकिन आप ही लोग तो इंजीनियर्स हैं, आप लोग से बेटर जवाब कौन दे पाएगा इन सब चीजों का, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम लोग से बच्चे पूछते हैं। तो मैं सोचता हूं आप लोग को भी कभी कभी दुविधा में डाला जाए ऐसे क्वेश्चंस पूछ के। तो मेरा एक यस सर। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे मेडिकल में आपका आफ्टर एमबीबीएस देयर इज एन एग्जामिनेशन ना फॉर सर्टिफिकेशन, कि यू आर अप्रूव्ड एमबीबीएस डॉक्टर। ओके, मतलब कि यस सर। आप तभी डॉक्टर कहलाओगे भले आप एमबीबीएस कर एक लो कहीं एग्जिट से। एग्जाम सर हाँ, होता है। आपको एक एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा, उस एग्जाम में आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे इंजीनियरिंग की भी दशा बहुत बुरी हो चुकी है? क्या उसमें भी ऐसे किसी एग्जामिनेशन की जरूरत होनी चाहिए? आई एम नॉट सेइंग दैट गेट एग्जामिनेशन, बट किसी ऐसे एग्जाम की जरूरत क्या आपको नहीं महसूस होती है कि ऐसे किसी एग्जाम की जरूरत होनी चाहिए? क्योंकि रिपोर्ट्स आप भी पढ़े होंगे, जॉब कई बार बहुत होने के बावजूद भी लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही, बिकॉज उतनी स्किल ही नहीं इंजीनियर्स के अंदर जितनी रिक्वायर्ड है। ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, इवन विप्रो के डायरेक्टर ने बोला है, एमडी ने बोला, चेयरपर्सन ने बोला है कि जॉब तो हमारे पास है लेकिन स्किल ही नहीं बच्चों के पास कि हम उनको जॉब ऑफर कर सकें। तो आपका क्या कहना है कि क्या इंजीनियरिंग में भी इस तरीके कोई कदम उठाने चाहिए? मतलब जिस तरीके की इंजीनियरिंग का सिचुएशन चल रहा है,
कुकुरमुत्तों की तरह कॉलेज खुल चुके हैं इंजीनियरिंग के। तो आप बताइए इसके ऊपर क्या, नहीं तो आजकल यही हो गया ना, हर कंकड़ मारोगे हर दूसरा बच्चा इंजीनियर मिलेगा। तो आप बताइए इसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे मनीष कुमार? सर मेरे हिसाब से डेफिनेटली एक एग्जिट एग्जाम होना चाहिए, इससे स्टूडेंट्स को भी फायदा मिलेगा और जो बाकी सारे कॉलेज खुल खुल गए हैं जो कि अपने एक्चुअल नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग भी सोचेंगे अगर मेरे स्टूडेंट्स एग्जिट एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे तो मतलब उनको डिग्री नहीं मिल पाएगा, तो मतलब वो लोग भी अपने स्टैंडर्ड सुधारने का कोशिश करेंगे। और मेनली जब जो भी स्टूडेंट 12th पास करके कॉलेज जाता है तो उसको लगता है एक नया आजादी मिल गया है जिंदगी, तो वो लोग 3-4 साल अपने लाइफ को एंजॉयमेंट करने में बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो लोग भी थोड़ा फोकस होंगे जो अगर उन लोग को 4 साल में डिग्री नहीं मिलेगा, एग्जिट एग्जाम नहीं क्लियर होगा, तो एक हिसाब से मेरे हिसाब से लगता है कि पूरे देश के लिए एक भला होगा। मेनली पर्सनल स्टूडेंट्स भी अपने आप को क्वालिटी इंप्रूव कर पाएंगे, कॉलेजेस भी अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे, तो एक हिसाब से एक हमारे देश के विकास में एक योगदान मिल पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो लगता है जो गवर्नमेंट को जितना जल्दी हो सके ये रूल लागू कर देना बिल्कुल चाहिए। एक एग्जामिनेशन ऐसा होना चाहिए, दैट्स वाई, क्योंकि एनआईटीज आईआईटीज के बच्चे तो मतलब काफ़ी मेहनत कर ले जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। अपने एग्जाम्स के लिए सीरियस होते हैं हमेशा, कॉलेज में भी काफ़ी सीरियस होते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे फ्री फंड में कुछ नहीं मिलता, ना तो अटेंडेंस मिलती है ना ही मार्क्स मिलते हैं। ओके, बट प्राइवेट कॉलेज में फ्री फंड में बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि मैं खुद पढ़ाया हुआ हूँ प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में 2 साल पूरा पढ़ाया हूँ, तो मैं खुद देखा हूँ प्रैक्टिकल बच्चे आते नहीं फिर भी 25 नंबर उनको मिले हुए हैं, एग्जाम देते नहीं है फिर भी उनको नंबर मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है, इससे कॉलेज भी इंप्रूव करेगा और उनकी मजबूरी बनेगी इंप्रूव होने के लिए, अदरवाइज उनके कॉलेज के बच्चे डिग्री नहीं पाएंगे। और एक स्टूडेंट का भी इंप्रूवमेंट होगा, और थोड़ा मजबूर होगा कि मुझे भाई पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज मैं इंजीनियरिंग करके करूंगा क्या जब मेरे को डिग्री नहीं मिलेगी उस चीज की। तो ऐसे कोई एग्जाम की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे युवा भी इस डायरेक्शन में आप लोग सोचते हो कि इस तरीके कोई चीज होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए। तो मनीष, मैं लास्ट एक क्वेश्चन और रखना चाहूंगा आपके सामने कि आपके इस प्रिपरेशन दौर में आपने जेनिक को कितना फ्रूटफुल पाया अपनी प्रिपरेशन दौर में, और बच्चों को क्या बोलना चाहोगे रिगार्डिंग विद द जेनिक एजुकेशन? एक्चुअली सर जैसा मैंने पहले डिस्कस कर चुका, मैंने इसका पीजी कोर्स फुल कोर्स ज्वाइन किया था, तो वो तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थे, और उससे भी ज्यादा मेरे मतलब 2022 गेट के लिए मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल इसका प्रीवियस ईयर बुक लगा। वो तो मैंने कोर्स करके प्रिपेयर कर लिया था, तो मैं बोलता हूँ कि कोर्स लो ना लो, प्रीवियस ईयर बुक वन ऑफ द बेस्ट है, कि जो भी अदर प्रीवियस ईयर बुक मार्केट में वो ओनली क्वेश्चन है, वो तो डाउनलोड करके भी मिल सकते हैं। तो मेनली अदर में जब रिनाउंड कोचिंग का कोई भी प्रीवियस ईयर बुक देखता हूँ, तो जिस क्वेश्चन में सॉल्यूशन रिक्वायर्ड रहता है उसका वो लोग एक लाइन में आंसर दे देते हैं। जैसे मेनली जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो भी, उसमें एक्सप्लेनेशन रिक्वायरमेंट होता है, तो वो लोग लिख देते हैं हेंस ऑप्शन इज करेक्ट। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं वो तो आसानी से वैसे भी बन जाना, वो क्वेश्चन का तो मेथड अच्छे से मेथड में देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सबसे ज्यादा है, जो जब भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहता है थ्योरेटिकल, वो लोग एक्सप्लेन नहीं करते, वो हेंस ऑप्शन इज करेक्ट, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब बच्चे को खुद पता होगा सबकी हेंस ऑप्शन दिस इज करेक्ट, तो उसको पता होना चाहिए। बट आपने पीवाईक्यू में वैसे भी इस जान के कुछ पता ही नहीं चलना क्या है, हाँ नहीं पता चलता। और हमने पीवाईक्यू में बहुत फोकस रखा था कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं हम उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकें कि क्या एग्जैक्टली उसके अंदर व्हाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट और व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो आपने बहुत अच्छा ट्रेमेंडस आपने काम किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो आपने सपने अपने देर रखे हैं वो आपकी चाहे 2 प्रायोरिटी हो पीएसयू की या आपकी वीएलएसआई में आपका फ्यूचर जो आप देखना चाह रहे हो, जिस पोजीशन पर आप पहुंचना चाहते हो, मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से दुआ करूंगा कि आप डेफिनेटली वहां पे पहुंचेंगे। जाते आते 23 के बच्चों के लिए 2 शब्दों में कुछ ऐसा बताइए कि बच्चों को करना जरूरी है और क्या करना नहीं जरूरी है, जो बच्चे स्टार्ट किए हैं अपनी प्रिपरेशन को गेट 2023 के लोगों को क्या हमेशा करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है, तो जाते आते जरूर बताइए मनीष कुमार। उन्हें बस 2 चीज पे फोकस करना है, अगर वो कोई कोचिंग ज्वाइन किए हैं तो उसका नोट्स, चाहे कोई भी कोचिंग हो, और प्रीवियस ईयर बुक, जब ये दोनों वो कर ले तब टेस्ट सीरीज पे कुछ करे। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रीवियस ईयर बुक को नहीं करते, वो सीधे टेस्ट सीरीज देते रहते, उससे भी कोई फायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से नोट्स और प्रीवियस ईयर इज बेस्ट थिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गेट।
ओके, सो थैंक यू सो मच मनीष, आपने अपना समय निकाला और आपका भी कॉलेज भी आपका चल ही रहा है, एमटेक का आप कर ही रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपका टाइम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता होगा। तो आप लोगों ने एक अच्छा एक वो क्रिएट किया है बच्चों के लिए कि कॉलेज करते वक्त भी चीज़ें होती हैं, और आप एक बार अच्छी प्रिपरेशन अगर आप करते हो तो उसका बेनिफिट भी आपको देखने को हर जगह देखने को मिलता यस है। सर, आपकी मिलते बातें रहा। मुझे बहुत अच्छी लगी, आपके काफ़ी विचार सही डायरेक्शन में हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी इंजीनियर्स को जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, मनीष से आज कुछ लर्न आपने किया होगा, और अपनी प्रिपरेशन में उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश करिए, ना कि सिर्फ ये देखने आइए कि मनीष की रैंक कितनी आई। ठीक है, आप उसके अचीवमेंट के साथ उसने क्या मेहनत किया उस पर ज्यादा फोकस करिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन मनीष, एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक एंड यू थैंक यू सर। सो मच फॉर दिस थैंक यू। इंटरव्यू एंड फॉर दिस कन्वर्सेशन। और आपको कोई भी दिक्कत लगती है बच्चों तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो जिससे कि हम लोग कमेंट भी देख लेंगे, आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो वी विल मतलब हम ट्राई करेंगे कि आगे भी कुछ इस तरीके के सेशन मनीष के साथ रखें, और वो बच्चों को थोड़ा गाइड करते रहे बीच बीच में आते आते। थैंक यू सो मच मनीष, थैंक यू सो मच। थैंक यू।